प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कोरोना वैक्सीन पर भारत ने दुनिया को दिखाया रास्ता। कैप्टन और सिद्धू के झगड़े में अब पत्नियों की एंट्री। ताउते के दौरान बार्ज हादसे मामले में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। लखनऊ के बेहद खास कहे जाने वाले महानगर इलाके के काला कंकर कॉलोनी के लोगों ने कहा कि वो अपना घर बेचना चाहते हैं। नीतीश के खिलाफ बयान देने वाले बीजेपी के एमएलसी टुन्ना जी पांडे बीजेपी से हो गए हैं सस्पेंड। ये सारी खबरें अब आपको दिखाएंगे सीधे फील्ड से, लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। कानपुर कांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नारायण सिंह भदौरिया, गैंगस्टर मनोज सिंह समेत 4 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए। बुधवार को कानपुर में पुलिस के कब्जे से बदमाश मनोज सिंह को भगाने के आरोपी बीजेपी नेता नारायण सिंह भदौरिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। भदौरिया के साथ ही पुलिस ने मनोज सिंह को भी पकड़ लिया है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। उनमें गोपाल शरण चौहान और रॉकी यादव भी शामिल हैं। बीजेपी नेता की बर्थडे पार्टी में शामिल होने पहुंचे मनोज सिंह को जब पुलिस ने कब्जे में लिया तो भीड़ ने पुलिस से छुड़ाकर उसे भगा दिया था। पुलिस तब से ही दबिश दे रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने गिरफ्तारी के बाद नारायण सिंह भदौरिया को पार्टी से निकाल दिया है। पंजाब में कांग्रेस की कलह खत्म करने के लिए सोनिया गांधी द्वारा गठित उच्च स्तरीय कमेटी के सामने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना पक्ष रखा। हालांकि 3 घंटे चली मुलाकात के बाद बोले, बात चुनाव पर हुई। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के कामकाज के तरीकों और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामले को लेकर कांग्रेस में छिड़ी अंतर्कलह खत्म करने की कवायद जारी है। इसके लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने 5 दिन में विधायकों और सांसदों से बातचीत के बाद आज कैप्टन अमरिंदर सिंह से 3 घंटे तक मुलाकात की। मैंने सिर्फ इतना कहना आपको कि ये हमारी इनर पार्टी डिस्कशन है एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। चुनाव से पहले पंजाब यूनिट में मचे घरेलू झगड़े से कांग्रेस की फजीहत हो रही है। इसी को खत्म करने के लिए सीनियर नेताओं की कमेटी बनी, जिसने सभी पक्षों से बातचीत कर ली है और जल्द अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंपेगी। इसके बाद ही विवाद सुलझाने का कोई फार्मूला निकाला जाएगा। कैप्टन और सिद्धू के झगड़े में अब पत्नियों की एंट्री। सिद्धू की पत्नी ने किया है कैप्टन की पत्नी पर पलटवार। बुधवार को परनीत कौर ने साधा था नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना। अमृतसर में सिद्धू की गुमशुदगी वाले पोस्टर लगे तो बुधवार को कैप्टन की पत्नी परनीत कौर ने उन्हें क्षेत्र पर ध्यान देने की नसीहत दे डाली। नवजोत सिद्धू की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना जाके क्षेत्र देखे महामारी में और अपना पूरा जोर लगाए कि पंजाब सुरक्षित रहे, उसमें अपना हिस्सा डाले। जो उसके गिले शिकवे हैं जरूर सीएम के पास जाए, पार्टी हाईकमांड के पास जाए। अब ये नसीहत सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर को चुभ गई है। नवजोत कौर ने पलटवार करते हुए कहा है कि आप अमृतसर की चिंता छोड़िए, पटियाला के बारे में सोचिए, जहां साल भर से आप नहीं गई हैं। सिद्धू 2 दिन पहले ही हाईकमान की कमेटी के सामने पेश हो चुके हैं। पंजाब की पूरी सियासी लड़ाई सिद्धू और कैप्टन के आसपास ही घूम रही है। अगले साल पंजाब में चुनाव होने हैं, इसलिए दोनों खेमे जोर आजमाइश कर अपना भविष्य सुरक्षित करने में लगे हैं। नीतीश के खिलाफ बयान देने वाले बीजेपी के एमएलसी टुन्ना जी पांडे बीजेपी से हो गए हैं सस्पेंड। नीतीश को जेल भिजवाने की बात कहकर चर्चा में आए थे टुन्ना जी पांडे। बिहार के बाहुबली नेता और बीजेपी के एमएलसी टुन्ना पांडे को आखिरकार पार्टी ने निलंबित कर दिया। टुन्ना पांडे हफ्ते भर से चर्चा में है। पिछले दिनों उन्होंने नीतीश कुमार को परिस्थितियों का सीएम कहते हुए 2009 में हुए शराब घोटाले में जेल भिजवाने की बात कही थी। नीतीश कुमार जिस तरह घोटाला हुआ है दारू वाला से बोले ना, आप लोग बोले कि नीतीश कुमार क्यों पर्सनल हमलावर रहते हैं आप। हम बोले कि हम व्यक्तिगत उनसे हमलावर रहते हैं उनके नीतियों से, जो उन्होंने शराब के साथ कांड किया। शराब कांड कोई खोलबे नहीं करता है, हम खोलेंगे। थोड़ा अभी है ना माननीय है, थोड़ा हमको चुनाव लड़ना नहीं है, हमको चुनाव। टुन्ना पांडे बिहार के सिवान जिले से लोकल बॉडी के चुनाव जीतकर एमएलसी हैं। टुन्ना पहले भी विवादों में रहे हैं। नीतीश के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद से जेडीयू के नेता नाराज थे और बीजेपी से बर्खास्त करने की मांग कर रहे थे। टुन्ना जी पांडे सिवान में एम्बुलेंस घोटाले में हुए विवाद के बाद वो चर्चा में आए थे और उन्होंने लालू यादव से पैरवी कर अपने भाई को आरजेडी से टिकट दिलवाया था और विधायक भी बनवाया था। यूपी के रामपुर में बीजेपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की दबंगई का वीडियो वायरल। थाने में पुलिस वाले को धमकाते और गालियां देते दिखे पार्टी के समर्थक।
दबंगई की इंतहा देखिए कि थाने में खड़े होकर सरेआम पुलिस वाले को धमकाया जा रहा है। तस्वीरें रामपुर जिले के पटवाई थाने की हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने बजरंग दल के एक कार्यकर्ता की किसी बात को लेकर पिटाई की, जिसके बाद बीजेपी और बजरंग दल के समर्थक दल बल के साथ थाने पर पहुंच गए और पुलिस वालों को धमकाने लगे। बात नहीं करना है यार, कप्तान साहब यहाँ पे आएंगे। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि बीजेपी के ये समर्थक मुंह से गालियां निकाल रहे हैं। हमने उन्हीं को बीप किया है। हाल ये हो गया कि थानेदार को थाने से बाहर की ओर जाना पड़ गया। थानेदार ये कहते सुने गए कि उन्होंने किसी को नहीं मारा है। कानपुर में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी की खबर अभी थमी भी नहीं है कि रामपुर में थाने में घुसकर बवाल करने का मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों ने किया इस्तीफे का ऐलान। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे डॉक्टर। सरकार ने कहा मांगे मानी जाएंगी, मगर पहले काम पर तो लौटो। मध्य प्रदेश के हड़ताली 3000 जूनियर डॉक्टरों के इस्तीफे का ऐलान किया तो हड़कंप मच गया। राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था वैसे ही कोरोना की वजह से चरमराई हुई है। ऐसे माहौल में जूनियर डॉक्टर 5 दिन से हड़ताल कर रहे हैं और सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। सरकार ने हमें विवश कर दिया है, एनरोलमेंट कैंसिल किए जा रहे हैं। इस तरह की हरकतें सरकार की तरफ से की जा रही हैं। अगर आपके मन में सच्चाई है तो आप सीधे आकर बातचीत कीजिए। जो बातें आपने कही थी आप उन बातों पर अमल करिए। अब राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि सरकार डॉक्टरों की ज्यादातर मांगे मान चुकी है। हम तो पहले से जूडा की बातें मान चुके हैं और उनसे हम लगातार संवाद भी स्थापित कर रहे हैं। हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। अभी भी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर पैसा बढ़ाने के साथ ही ग्रामीण इलाकों में ड्यूटी की शर्तों सहित 6 मांगों को लेकर काम पर नहीं आ रहे हैं। गुरुवार को हाईकोर्ट ने जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को अवैध घोषित किया था और उनसे काम पर लौटने को कहा था। इसके बाद डॉक्टरों ने इस्तीफे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कोरोना वैक्सीन पर भारत ने दुनिया को दिखाया रास्ता। मोदी ने देश के वैज्ञानिकों की तारीफ की। मानवता को इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर लोगों को दे देने का ये इतना बड़ा काम इतिहास में पहली बार हुआ होगा शायद। इतिहास इस बात का गवाह है, जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए। यही काम सदियों से दुनिया के और भारत के वैज्ञानिकों ने किया है। मोदी ने CSRI सोसाइटी की बैठक में वैज्ञानिकों को दिए मंत्र। देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा रूसी वैक्सीन स्पुतनिक को भी बनाने का काम हो चुका है शुरू। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वैक्सीन मदद को लेकर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का दिया न्योता। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में भारत समेत दुनिया के कई देशों को कोरोना की वैक्सीन के 8 करोड़ डोज देने का ऐलान किया है। वहीं इस कड़ी में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बातचीत के बाद ट्वीट किया और लिखा कि वैश्विक वैक्सीन साझाकरण के लिए अमेरिकी रणनीति के हिस्से के रूप में भारत को टीकों की आपूर्ति के आश्वासन की गहराई से सराहना करता हूं। हमने भारत अमेरिका वैक्सीन सहयोग को और मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों और कोविड के वैश्विक स्वास्थ्य और आर्थिक सुधार में योगदान करने के लिए साझेदारी की क्षमता पर चर्चा की। हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अमेरिका गए थे, जहां वैक्सीन के लिए जरूरी मदद जुटाना उनकी यात्रा का एक प्रमुख एजेंडा था। वहीं अब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। साथ ही इस बात की भी तस्वीर साफ होने लगी है कि अब अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली 8 करोड़ की वैक्सीन सहायता का एक बड़ा हिस्सा भारत को हासिल होगा। यूपी के गाजियाबाद में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कोरोना वैक्सीन को लेकर की अपील। मस्जिद से अनाउंसमेंट करके कहा वैक्सीन से ना डरें। अम्मा वैक्सीनेशन वाले आए। अम्मा कहाँ दुखी हो? अम्मा ओ अम्मा
ये महिला एक टंकी के पीछे छिप रही है और छिपने का डर है कोरोना वैक्सीन। महिला को वैक्सीन लगवाने पर मनवाने के लिए इलाके की विधायक भी पहुंची, तब जाकर महिला राजी हुई। हैरान करने वाली ये घटना यूपी के इटावा की है। लोगों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर ऐसा ही डर निकालने के लिए गाजियाबाद में मस्जिद से धर्मगुरुओं ने ना डरने की अपील की है। हमने तो अपनी मस्जिद में ऐलान किया है कि कोविड की वैक्सीन लगवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं और उचित दूरी बनाए रखें। सरकार द्वारा गाइडलाइन का पालन करें। जितने भी हमारे मिलने जुलने वाले हमने सबसे कहिए कि वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं। मस्जिद में ऐलान से ये फायदा हुआ है, जो लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, वो लगवा रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाने का बड़ा हथियार है वैक्सीन। वैक्सीन लगने पर कुछ लोगों में बुखार आ सकता है, लेकिन डॉक्टरों का साफ संदेश है कि इससे डरने की जरूरत नहीं है। बुखार ये बताता है कि वैक्सीन आपके शरीर में काम कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद उत्तर प्रदेश में आज से नॉन कोविड अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। संगम नगरी प्रयागराज में भी इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में भी आज से सभी नॉन कोविड अस्पतालों में ओपीडी और सर्जरी सेवाएं शुरू हो गई हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय में, जहाँ आप देख सकते हैं कि आज पहले दिन ही तमाम लोग अपना इलाज कराने के लिए आए हैं, डॉक्टरों से सलाह लेने के लिए आए हैं, दवाएं लेने के लिए आए हुए हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी आज सर्जरी होनी है। हालांकि सर्जरी उन्हीं लोगों की जाएगी जिनका पहले कोविड टेस्ट किया जाएगा और इनकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी। तो आज पहले दिन पहले जैसी भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और इस वक्त हम मौजूद हैं जो रजिस्ट्रेशन काउंटर होता है, जहां पर पर्चे बनते हैं। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का मरीज ही यहां पर आ रहे हैं अपने इलाज करने के लिए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अस्पताल तकरीबन 2 महीने के बाद खुले हुए हैं। मुंबई में बुधवार को वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद थे क्योंकि मुंबई में वैक्सीन की किल्लत हो गई थी, लेकिन आज गुरुवार को फिर से टीकाकरण केंद्र जो है शुरू हो चुके हैं। फिलहाल मैं बीकेसी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पे खड़ी हूँ और ये जो वैक्सीन हैं 87,000 इस वैक्सीन का स्टॉक आया है मुंबई में, जिसके चलते ये जो वैक्सीनेशन सेंटर है फिर से खुल चुके हैं। जो कोविशील्ड है उसका फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज दिया जाएगा और फर्स्ट डोज का सिर्फ 70% दिया जाएगा, वहीं जो सेकंड डोज है उसका सिर्फ 30% दिया जाएगा। वहीं जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन का सिर्फ और सिर्फ सेकंड डोज दिया जाएगा। और ये जो डोजेस हैं अब तभी ही आपको मिलेंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। जैसे कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को वॉक इन सुविधा रखी गई है और नए नए ऐसे स्कीम्स आ रहे हैं, जैसे कि जो लोग विदेश जा रहे हैं, जो विद्यार्थी, उन्हें वैक्सीन दी जाएगी। वहीं जो वरिष्ठ लोग हैं उन्हें अगर वॉक इन चाहिए तो उन्हें भी सुविधा दी जाएगी। लेकिन बुधवार के बाद जितने भी दिन है उसमें आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वैक्सीन मिली। और ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है फिर से मुंबई में शुरू हो चुकी है। कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे डॉक्टरों ने किया मुंबई में खास कार्यक्रम। तनाव से मुक्ति पाने के लिए गाने की धुन पर नाचते नजर आए। पीपी किट में मराठी गाने पर झूमते नाचते ये लोग डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ हैं। दिन रात कोरोना मरीजों की सेवा में लगे ये लोग नाच गाने के जरिए खुद भी स्ट्रेस फ्री हो रहे हैं और कोरोना मरीजों को भी तनाव से मुक्त रहने का संदेश दे रहे हैं। तस्वीरें मुंबई के गोरेगांव नेस्को सेंटर की है। इस तरह के कार्यक्रम के जरिए तनाव से मुक्त होने की कोशिश होती है। कोरोना के दौरान डॉक्टर्स और मरीज तक का जो वक्त है काफी गंभीर और तनाव से गुजरा है। ऐसे में ऐसी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं जोश भरी, तारीफ करने लायक हैं। 12वीं के छात्रों के नतीजे के लिए सीबीएसई ने कमेटी बनाई। इस कमेटी में 12 सदस्य होंगे जो ये फार्मूला बनाएंगे कि बच्चों के नतीजे किस तरह से तय किए जाएंगे। इस कमेटी को 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। कोरोना की वजह से इस बार सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द की गई है। करीब 14 लाख बच्चों को अब नतीजों का इंतजार है। सीबीएसई, आईसीएसई और रीजनल बोर्ड्स ने भी कक्षा 12वीं के जो बोर्ड्स के एग्जाम हैं उनको रद्द कर दिया है। ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में अब एडमिशन्स को लेकर स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं और सवालों का सीधा जवाब इस वक्त हम लोग एक्टिंग वीसी पीसी जोशी जी से मांगते हैं। और सर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स जो हैं वो रद्द हो गए हैं, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहले यही सवाल है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्राइटेरिया कैसे तय होगा, कैसे आप क्या एंट्रेंस किया जाएगा, सभी कोर्सेज में किया जाएगा, क्या होगा? देखिए, जो एंट्रेंस है इस वर्ष ऑल इंडिया एंट्रेंस होना था CU सेट,
लेकिन उसका फैसला दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं लेगी, वो फैसला भारत सरकार को लेना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लेना है। यदि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन CU सेट करती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको सहर्ष स्वीकार करेगी और हम अपनी मेरिट CU सेट के अनुसार भी बना सकते हैं। लेकिन यदि किसी कारणवश, कोविड की सिचुएशन कारणवश CU सेट नहीं हो पाता है तो हम जो बोर्ड हमें मेरिट जो मार्क्स देंगे उनको हम दिल्ली यूनिवर्सिटी उनका आदर करेगी और उनके अनुसार, उनके आधार पर हम मेरिट लिस्ट निर्धारित करेंगे। मैं अपने मेधावी छात्रों को जो दिल्ली विश्वविद्यालय में आने के इच्छुक हैं उनको कह देना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय विगत वर्षों की भांति मेरिट के आधार पर ही छात्र छात्राओं को यहां पर प्रवेश देगा। लखनऊ के बेहद खास कहे जाने वाले महानगर इलाके के काला कंकर कॉलोनी के लोगों ने कहा कि वो अपना घर बेचना चाहते हैं। लोगों को अवैध तरीके से बस्ती बनाकर रह रहे लोगों से है परेशानी। आलिशान घरों पर बिकाऊ है के पोस्टर लगे हुए हैं। ये लखनऊ का काला कंकर इलाका है। यहाँ करीब 50 घर इसी तरह के आलिशान बने हुए हैं, लेकिन इन घरों में रहने वाले लोग अब परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि मोहल्ले के बगल में बहने वाले नाले पर अतिक्रमण कर 100 से ज्यादा झोपड़ियां बना ली गई और इनमें रहने वाले लोग मोहल्ले में अराजकता फैलाते हैं। महिलाएं खुद को अपने ही घरों के पास सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। असल में कॉलोनी के मेन रास्ते से होकर ही झुग्गियों में रहने वाले लोग आते जाते हैं। कभी अवैध तरीके से पार्किंग होती है, तो कभी हुल्लड़बाजी, तो कभी तेज आवाज में गाने बजाए जाते हैं। ये बस्ती अवैध तरीके से जब बसाई जा रही थी तब कॉलोनी के लोगों ने अनदेखी की और अब अपना घर बेचने को उतारू हैं। कुछ दिनों पहले अभिनेत्री मीरा चोपड़ा पर भी इसी तरह से फ्रंटलाइन वर्कर बनकर वैक्सीन लगवाने का आरोप लगा था। मामले के तूल पकड़ने के बाद मीरा चोपड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी सफाई पेश की थी और खुद पे लगे तमाम इल्जामों से इनकार किया था। क्या महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? लॉकडाउन को लेकर यूटर्न पर उठे सवाल। बीजेपी ने कहा कांग्रेस को 2 क्षेत्रीय दल परेशान कर रहे हैं। गुरुवार शाम को कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने 18 जिलों में आज से अनलॉक का ऐलान किया, लेकिन शाम होते होते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय ने आदेश जारी कर दिए कि अनलॉक का प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। बीजेपी इसे सरकार में झगड़ा बताकर निशाना साध रही है। कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय दल है, पर 2 प्रादेशिक दल मिलकर के लगातार कांग्रेस को अपमानित कर रहे हैं। कहां गया इनका स्वाभिमान? हम सवाल पूछना चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि इस प्रकार के गंभीर मामलों में भी अगर आपसी आप में तालमेल नहीं है, क्या यही कारण है कि विगत 1.5 वर्षों के अंतराल में यह 3 दलों की सरकार हर मामले में पूरी तरह से विफल? लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी झूठ फैला रही है, सरकार में कोई मतभेद नहीं है। 2019 में जब उद्धव ठाकरे कांग्रेस के समर्थन से राज्य के मुख्यमंत्री बने, तभी से बीजेपी इस सरकार को 3 पहियों वाली सरकार कहती रही है और अब फिर एक बार मुद्दा मिला है तो राजनीति हो रही है। चक्रवाती तूफान ताउते के दौरान बार्ज हादसे मामले में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। ओएनजीसी ने अपने 3 अधिकारियों को लापरवाही के आरोप में निलंबित किया। समुद्र में ताउते तूफान के बीच फंसे बार जहाज में से ये एक जहाज है। ऐसे ही 4 बार जहाजों और टग बोट पर 700 से ज्यादा लोग फंस गए थे, जिनमें से 86 लोगों की जान भी चली गई। आरोप है कि तूफान की चेतावनी देने के बावजूद कर्मचारियों को समुद्र से पहले नहीं निकाला गया। एबीपी न्यूज ने इस हादसे पर तीखे सवाल किए थे और अब ओएनजीसी ने अपने 3 अधिकारियों को निलंबित किया है। ओएनजीसी ने अपने 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित जांच टीम की बैठक में ये फैसला लिया गया। निलंबित हुए तीनों डायरेक्टर्स ओएनजीसी के लिए ड्रिलिंग, सेफ्टी और एक्सप्लोरेशन के लिए जिम्मेदार थे। ये तीनों अधिकारी जांच पूरे होने तक निलंबित रहेंगे। मई महीने की 14 तारीख को ताउते तूफान अरब सागर में उठा था और 17 तारीख को इसने महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। दिल्ली में एक बार फिर बीच सड़क पर हुआ चाकू से हमला। इस बार दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक महिला पर उसी के पड़ोसी ने चाकू से हमला कर दिया।
इन धुंधली सी तस्वीरों में एक महिला पर चाकुओं से ताबड़तोड़ वार हो रहे हैं। सिक्योरिटी कैमरे में रिकॉर्ड हुई यह वारदात देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में हुई। शाहबाद डेरी इलाके में यह हमलावर इस महिला के ही पड़ोस में रहता है। बताया जा रहा है कि करीब 1 महीना पहले महिला का इस शख्स से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस में शिकायत भी की गई थी और अब इस आरोपी ने महिला पर चाकू से ऐसे हमला कर दिया। घायल महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी पड़ोसी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित महिला के परिवार का आरोप है कि अगर पुलिस ने 1 महीने पहले दी गई शिकायत पर कार्रवाई की होती तो आज इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी का जाना तय हो गया है। वो संसद में अपने गठबंधन सरकार का बहुमत साबित नहीं कर पाए, लिहाजा अब 8 पार्टियां मिलकर नई गठबंधन सरकार बनाने में जुटी हैं। इजराइल में ये प्रदर्शन प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार के गिरने के बाद हो रहा है। इजराइल पर करीब 12 साल सत्ता में रहे बेंजामिन नेतन्याहू अब प्रधानमंत्री नहीं रहे। उनकी जगह गठबंधन सरकार के प्रमुख नफ्ताली बेनेट लेंगे। नेतन्याहू अपनी सरकार का बहुमत साबित नहीं कर पाए। उनके खिलाफ यहाँ की 8 पार्टियां मिल गई हैं और गठबंधन सरकार बनाने का ऐलान किया है। इस गठबंधन सरकार में 2 प्रधानमंत्री बदलेंगे। हालांकि इजराइल के सियासी जानकार मान रहे हैं कि ये गठबंधन सरकार लंबी नहीं चलने वाली है। जानकारों की राय में बेंजामिन नेतन्याहू के जाने से भारत और इजराइल के रिश्तों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। भारत और इजराइल दोनों ही रणनीतिक साझेदार हैं और दोनों की दोस्ती काफी गहरी है। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो दुनिया भर में सोशल मीडिया पर चर्चा में है। खबर मेक्सिको से है। हरी घास के बीच ये बड़ा सा गड्ढा करीब 70 मीटर चौड़ा है। तस्वीरें हैं उत्तरी अमेरिकी देश मेक्सिको की। दावा है कि शुरुआत में ये गड्ढा सिर्फ 5 मीटर चौड़ा था, लेकिन अब इसका साइज बढ़ता जा रहा है। आसपास की जमीन धंसती जा रही है। इस बड़े से गोल गड्ढे की तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया पर आई, तमाम तरह के कयास लगने लगे। इसे एलियन से जोड़ा जाने लगा। हालांकि शुरुआती जांच में भूवैज्ञानिक इस गड्ढे की वजह जमीन धंसना बता रहे हैं। इससे पहले अमेरिका के घास के मैदानों में रातों रात फसल टूटकर बड़ी आकृति बनने की तस्वीरें सामने आती रही हैं, जिन्हें लोग दूसरी दुनिया के प्राणियों से जोड़ते हैं, लेकिन इन दावों की कभी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।